नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 5 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। कोरोना वायरस और इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों के बाद ऐसा लगता था कि हीट जो तापमान है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आप ये देखिए कि बिना जो पब्लिक रैलीज हैं उनके बगैर भी, चूंकि ये इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इसलिए लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उठापटक हो रही है। लेकिन पंजाब में भी उस तरफ खामोशी नहीं है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप सबके एक तरह से कहें प्यारे क्रिकेटर, जिनको आप लगातार टीवी पे देखते रहे, वो व्यक्ति जिनके जो वन लाइनर्स हैं, जो स्मार्ट वन लाइनर्स, वो आपको एक तरह से हंसा देते हैं। और इसके अलावा जब वो पॉलिटिक्स में आए तो भी एक स्टार की तरह छा गए, लेकिन फिलहाल जो उनका जो रवैया या उनकी जो राजनीति है उस पर मेरे पास जोक्स नहीं हैं, वन लाइनर्स नहीं है, बल्कि मुश्किल सवाल हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू को मेरे सामने यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, शुरुआत इस बात से कि मैं पढ़ रही थी जो पंजाब की खबरें, उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र इस बात का हो रहा है कि सिद्धू साहब अपना खुद का मॉडल ले आए हैं इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आता। क्या ये उस बात का नमूना है जो लगातार पिछले कई हफ्तों से जिस पर चर्चा हो रही है कि सिद्धू साहब ये नहीं चाहते कि जो सीएम चन्नी है उनके चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जाए? आपने उस पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं रखी है, दिल इतना छोटा क्यों रखा आपने? मेरा दिल बहुत बड़ा है और हर एक इंसान का, अगर वो भीतर झांती मारे, इतना बड़ा दिल है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। मैंने कभी छोटी बात ही नहीं की, मैंने कभी कुएं की छप्पड़ की बात नहीं की, मैंने समंदर की बात की। उस समंदर की जिसमें नदी भी अपना अस्तित्व खो देती है। सवाल यह है मैडम कि इन छोटी छोटी चीजों से लोगों को भटकाया जाता है, उन्हें भरमाया जाता है, असल मुद्दों से उन्हें दूर ले जाया जाता है। पंजाब का मुद्दा बड़ा सिंपल है मैडम, कि हमारे ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 2 लाख सॉफ्ट लोन है और 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा। ये बराबर परस्पर चढ़ता जा रहा है। अमीर आदमी 225 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है और पंजाब का 99% आम आदमी, गरीब आदमी 51,000 करोड़ रुपए टैक्स देता है। चाहे वो टोल पे देता है, चाहे वो तेल पे देता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे देता है, जिसके भी हाईएस्ट टैक्सेस थे। तो वो जो निजात उस दलदल से उस पंजाबी को दिलवानी है, ये हमारे अस्तित्व की, हमारी होंद की, हमारी साख की लड़ाई जो है, ये दो चीफ मिनिस्टर्स ने रबड़ के गुड्डे बन के, प्राइम मिनिस्टर की कठपुतलियां बन के, और संस्थाएं भी आज नाचती हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो ईडी बीडी जितनी भी हैं। वैसे ही हम 78 एमएलए थे कांग्रेस के, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो ताता थैया करता था इनकी ताल पे, ईडी की ताल पे। उनके उनके जो सन इन लॉ थे, उन पे भी ईडी के केसेस थे। तो ये जो 4.5 पौने 5 साल बीजेपी ने कठपुतली बना के हमारे चीफ मिनिस्टर को चलाया, उससे पंजाब और भी पीछे पड़ गया। और आज पंजाब को एक रोड मैप चाहिए मैडम। जी हाँ, वो मॉडल मैं दर्शकों के सामने बताऊंगी। उसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं, जो की फीचर्स हैं, मैं बता रही हूँ, जिसमें आपने ये कहा है कि पंजाब स्टेट लिकर कॉरपोरेशन आप बनाएंगे, उस मॉडल को जो आप तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब स्टेट रेत माइनिंग कॉरपोरेशन है, पंजाब स्टेट केबल रेगुलेटरी कमीशन है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, आउटडोर एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन है। ये तमाम चीज़ें तो बहुत भली हैं, बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी है इस बात की कि आपने ये रोड मैप तैयार किया। लेकिन सिद्धू साहब, मुझे सबसे पहले, इससे पहले कि मैं और डिटेल में सवाल पूछूं, मुझे बड़े सवाल जो 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 तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया में छाए रहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। पंजाब से बाहर से देख रही हूँ पंजाब को, कि ऐसी जो भावना आती है, अभी जो आपने बातें कही बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन जो एक फीलिंग आती है वो ये कि सिद्धू साहब करिश्माई नेता हैं, जितने बड़े वो क्रिकेटर रहे, टीवी की जितनी बड़ी पर्सनैलिटी वो अभी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हैं। इस छवि से, इस इमेज से आप कैसे लड़ेंगे? मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज प्रमाणित करनी पड़े वो तुच्छ है। दैट विच नीड्स टू बी प्रूवन इज नॉट वर्थ अ टॉस। क्या 6 इलेक्शन
कोई बंदा जीत जाएगा? मुझे एक सेलिब्रिटी बताइए आफा जी, जो 6 इलेक्शन जीता हो और एक ही जगह से जीता हो, और जिसमें ना कहने की ताकत हो, जिसने ओहदे ठुकराए हों लेकिन समझौते ना किए हों। तभी लोग प्यार करते हैं ना, तभी वो विश्वास बरकरार रहता है। पहली बार एक सेलिब्रिटी जीतता है, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका किरदार जीतता है, और चौथी और पांचवी बार उसका आचरण व्यवहार जीतता है। मुझे बताएं, ये प्रमाण देने की बात है ही नहीं कि मैं पीपीसीसी का चीफ हूं। इसके बाद भी कोई प्रमाण देना है? मुझे ये बताइए। 4 बार का एमपी हूं, और कितना कुछ मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैंने समझौता नहीं किया। मेरे लिए ये राजनीति अगर सत्ता हासिल करने के लिए जरिया बनाई जाएगी तो मैं विरोध करूंगा, क्योंकि झूठ बेच के, स्वांग रच के और सपने दिखा के लोगों को भरमाया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर जिंदगियां बदलनी है लोगों की, अगर पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है और उसमें सिद्धू का कल्याण नियत करना है, तो मुझे नींव में चुन दो। मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मैंने अपने अरमानों को पंख परमात्मा ने मुझे लगा दिए, कोई तमन्ना ऐसी बाकी नहीं रही। लेकिन पंजाब के आज बच्चे, हमारी 3 पीढ़ियां नष्ट हो गई आफत जी। पहली पीढ़ी आतंकवाद में नष्ट हो गई, दूसरी पीढ़ी इन लोगों ने नशे में चिट्टा बेच बेच के, ये सूडोफिड्रीन जैसी चीजें बेच बेच के हमारी दूसरी पीढ़ी तबाह कर दी, और कोई सजा याफ्ता भी नहीं हुआ। द लॉ वॉज नेवर फियर्ड। अब तीसरी पीढ़ी 70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बेच के विदेशों की तरफ एक एक्सोडस है। आइलेट्स करके वो लोग बाहर जा रहे हैं। हम उन्हें स्किल नहीं दे सके। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके, हम उन्हें वो हाई नहीं दे सके, हम उन्हें ड्रग से निकाल नहीं सके, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं कर सके। ये पंजाब के असल मुद्दे हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, खेती का आज तक कोई एक प्रोडक्टिविटी की एक भी नीति नहीं आई, एक भी पॉलिसी नहीं आई। जो आता है फ्री बीज बांटता है, जो आता है झूठ बेचता है, जो आता है वो हवाई किले खड़े करता है और वापस चला जाता है। एक रोड मैप की जरूरत है। और वो जो पंजाब मॉडल की बात आप कर रही हैं, वो पंजाब मॉडल आज नहीं आया मैम, वो पंजाब के एक एक बाशिंदे का मॉडल है। वो मेरा नहीं है, वो कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के वर्कर का भी है। एक एक बाशिंदे का वो मॉडल है। केजरीवाल साहब की तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता नवजोत सिद्धू। मैं आऊंगी केजरीवाल उनकी तरफ। साहब, मैं आऊंगी सिद्धू साहब, मैं उनकी तरफ आऊंगी। केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। मैंने जब मैं आपसे इंटरव्यू से पहले रिसर्च कर रही थी, मैंने कुछ पत्रकारों से भी बातचीत की, कई पत्रकारों से बातचीत की, और उनको लेकर मुझे जो एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, खासकर पंजाब मॉडल को लेकर भी, और जो राष्ट्रवाद का एक नई परिभाषा जो कि पंजाबी लोगों के लिए बहुत नई है, जिसको शायद वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कैसे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उस पर क्या समझते हैं, मैं बिल्कुल आपसे जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन इससे पहले एक नन्हा सा सवाल है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना भी लगे, लेकिन मुझे ये पूछ लेने दीजिए कि चन्नी साहब, जिनको ये माना गया कि ये एक तरह से अंतरिम या इंटरिम अरेंजमेंट है, एक तरह से फेस वो थे, लेकिन एक फेसलेस फेस थे जिनको कोई नहीं जानता था। दिल्ली मीडिया में उनको, चन्नी साहब का नाम शायद लोगों ने पहले सुना भी नहीं था, इससे पहले कि उनको पिक किया गया एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन उनके आते ही जिस तरह से कोई ग्लैमर नहीं था, उनके पास कोई करिश्मा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो एक तरह से छा से गए हैं लोगों में, जो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर जिसे आजकल कहा जा रहा है कि रिलेटेबिलिटी उनके अंदर है, वो लाइव टेलीविजन पे जाके लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो बहुत ही एक्सेसिबल है, एक ऐसा आदमी जिसको कि कैप्टन साहब की तरह ये नहीं बताया जाता कि वो छज्जे से बैठकर लोगों को देखते हैं, बल्कि वो नीचे ही बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, कहीं मन में ऐसा तो नहीं है कि एक असुरक्षा की भावना रही हो कि ये आदमी इतने कम समय में इतना लोकप्रिय हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही अगला मुख्यमंत्री बन जाएगा? मैडम, जिन लोगों ने ये चाहा कि मैं ये बनूं, क्या मान और सम्मान उन्हें मिला? मान और सम्मान उसे नहीं मिलता जो उसकी इच्छा करता है। यह हमेशा उसे मिलता है जो उसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ पे डटा रहता है। मैडम, मुझे ओहदों की कभी कोई लालसा थी ही नहीं। आप मुझे एक हिंदुस्तान में आदमी बताइए जिसने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो। जब लोग तस्कर चुन रहे हों, डाकू चुन रहे हों, तो सिद्धू पंजाब चुने और वापस घर जाए। जिसने एमपी सिप छोड़ी हो, जिसने मंत्रालय छोड़े हों, लेकिन समझौता ना किया हो। द
द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। सवाल ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है, सवाल ये है कि कौन पंजाब को इस दलदल से निकालेगा और कैसे। ये सवाल है, और ये सवाल हर पंजाबी के मन में है, और ये 2 महीने में कोई जज नहीं कर सकता। इसके लिए मार्च 2022 के बाद 5 साल बहुत चुनौतियों से भरे हुए हैं। हमारा हमारा जो बजटरी एलोकेशन है 1,40,000 करोड़ का है। 70 से 75 हजार करोड़ हम बोरो करके लेते हैं, मांग के मैडम। 25,000 करोड़ रुपया जो है सूद है उसके ऊपर। वी आर द मोस्ट इंडेटेड स्टेट इन इंडिया टुडे। 25,000 तनख्वाहों में चला जाता है, बचता ही कुछ नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर कुछ भी बचता नहीं है। और आने वाले समय में बुद्धिमान आदमी जब बादल देखता है ना तो जामा पहनता है। मैं आपको बता दूं कि जून में हमारी जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है वो 18,000 करोड़ रुपया बंद हो जाएगी। और ये फ्रीबीज के जो खर्चे हैं, जो हमने बिजली फ्री दी है, 8,000 करोड़ इसका आएगा, और बिजली फ्री का 5,000 करोड़ रुपया आएगा। ये कौन सा बरगद लगा हुआ है मैम, जिससे हम उखाड़ के 5 साल सरकार चलाएंगे? ये नहीं, जो लेकिन जनता जनता ये नहीं पूछेगी आपसे कि अभी आपकी सरकार थी, फिर आप ये कह रहे हैं कि इसी पार्टी को दोबारा चुनिए। सिर्फ चेहरा बदल लेने से सिद्धू जी क्या ये पूरी जो सत्ता विरोधी जो सेंटिमेंट हैं, भावनाएं हैं, ये खत्म हो जाएंगी? क्योंकि आप जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का नेता बात कर रहा है, जबकि आप ही की पार्टी की ये सरकार रही पिछले 5 साल। तो ये जनता के लिए आप कैसे कन्विंस करेंगे कि जो हम करते आए थे वो एक व्यक्ति का काम था, अब हम ये नहीं करेंगे? मैडम, मैं अपनी सरकार में सत्ता में कब रहा? मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 4.5 पौने 5 साल सवाल किया। उसने मेरा महकमा बदला, मैंने सत्ता छोड़ी। मैंने पहली कैबिनेट से उसे यही शराब नीति की बात की कि तुम 3,000 करोड़ कमाते हो, तुम वैट लगाओ, ये 37,000 करोड़ पे जाएगा। हमारी शराब की खपत डबल है। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो स्मगलिंग नहीं होगी, अगर बिकती है तो एक्साइज की चोरी नहीं होगी। ये स्टेट के खजाने में आना चाहिए, सेंट्रल स्कीम्स में लग के डबल होना चाहिए। रेत की पॉलिसी में लेके आया, उन्होंने लागू नहीं होने दी, क्योंकि रेत माफिया वो खुद चलाते थे। बाद में वो माने, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे इतने लोग रेत माफिया के। तो मैंने कहा तुम कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। मैडम, मैंने पौने 5 साल सत्ता छोड़ के रखी, 1 साल घर रहा, लेकिन वो सवाल में दागता रहा। और फिर 78 एमएलए ने कहा कि सिद्धू ठीक है, इनको उतारो, वरना हम सत्ता में नहीं आएंगे। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुझे कहता था कि तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आज घर बैठा है। उसको हॉकी का चोन निशान मिला है और वो सेल्फ गोल करेगा। सवाल यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने, जब सरकार थी उसको डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहा गया था, उखाड़ दिया गया, ये किया गया, उसने कोई शिकायत की? नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल किए, शिकायत नहीं की, शिकस्त दी। दिलों के शहंशाह शिकायत नहीं करते, शिकस्त देते हैं। शिकस्त वही दे सकता है जिसके पास मॉरल अथॉरिटी हो, जो सच की राह पे चला हो, जिसे औहदों से ज्यादा लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का एक अंदर की रूहानी ताकत हो। तो वो मॉरल अथॉरिटी के साथ सच पे पहरेदारी देके पंजाब के मसले उठाता रहा हूं। ये माफिया के खिलाफ लड़ता रहा हूं। ये माफिया करीब करीब 30-40 हजार करोड़ रुपया निजी जेबों में डालता है और लोगों पे टैक्स लगाता है नहीं, और कर्जा इसकी बात की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी सिद्धू साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ जो दिल्ली का मीडिया है बहुत ताकतवर मीडिया है, जो अपने को राष्ट्रीय मीडिया कहता है, एक ही शहर में सीमित है। आप भी उससे कोई नावाकिफ नहीं है उस मीडिया से। पूरे मीडिया में ये एक सेंटिमेंट था कि ये सुइसाइडल है, कैप्टन साहब को हटाना अपनी कुर्सी से, और देखिए कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी पंजाब में। लेकिन जिस तरह से पूरी बाजी पलटी और जिस तरह से मतलब इतना बहादुरी का और मैं कहूँगी बड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया कांग्रेस लीडरशिप ने, और जाहिर है आप भी उसका, राष्ट्रीय लीडरशिप के अलावा आप भी उसका हिस्सा रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब से ही एक बड़ी खबर जो आई है वो ये कि पंजाब से खतरा आ रहा है, पंजाब खालिस्तानी हो रहा है, पंजाब पीएम की सुरक्षा को भी
सुनिश्चित नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि भारत के अन्य हिस्से, जिसे मेनलैंड कहा जाए या रेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाए, उसमें जो पंजाब और पंजाबियों को लेकर जिस तरह की भावना है, पीएम की सुरक्षा को एक बड़ा सेंटिमेंटल इशू बनाया गया। आम आदमी से अगर आप उत्तर प्रदेश में भी पूछने जाइए तो कहेंगे देखिए पंजाबी चाहते थे कि पीएम की हत्या हो जाए। इस तरह से करके जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को आपने कैसे देखा? ये स्वांग था, ये एक ढोंग था, इतना बड़ा झूठ था कि इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ और वो बैकफायर किया। मुझे ये बताएं कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने 70,000 खाली कुर्सियों को भाषण दिया होगा? 700 बंदे बैठे हों और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां 1 मिनट में उड़ के जा सकता था, वहां क्या स्टेज पे खड़े होके वो खाली कुर्सियों को भाषण दे सकते थे? इसलिए पतली गली से निकलना था, इसलिए उन्होंने वहां से कोई बहाना बना के निकलना था। और ये पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश पहली बार नहीं है। ये जब दिल्ली की ब्रूहों पे किसान 1.5 साल बैठे रहे, उनकी सफलता रोकी नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्हें बदनाम करने का प्रयास हर रोज होता था। उन्हें खालिस्तानी कहा जाता था, उन्हें मवाली तक कहा गया। उनके पवित्र सत्याग्रह को खराब करने के लिए तरह तरह के नामों से उन्हें यह कहा गया कि ये खालिस्तानी है। क्या ये झूठ है? तो मुझे ये बताइए कि विरोध तो उनका हो सकता है, और वो भी अगर आपने देखा होगा बाद में वीडियोस में वो बीजेपी वाले लोग हैं जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, समझे नहीं? लेकिन उनकी जान को खतरा है, इससे बड़ा झूठ दुनिया में हो ही नहीं सकता। दूसरी बहुत बात, गंभीर चार्ज है ये, बहुत गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ठोक के लगा रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि भाई सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी? वो धारें चोर रहे थे? मुझे ये बताएं कि एसपीजी फटकने देती है वो स्टेट की पुलिस को? उसके साथ बीएसएफ 10,000 आदमी प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता है। क्या उनको कोई इल्म नहीं था? क्या आपको यह पता है मैम कि उनके पास हेलीकॉप्टर की परमिशन थी? हेलीकॉप्टर में 1.5 मिनट भी नहीं लगता वहां पहुंचने के लिए, तो सड़क पे क्यों आए? ये सब झूठ है, बेबुनियाद चीजें हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। वो प्रधानमंत्री पंजाब के नहीं है? क्या मैं उनका प्रधानमंत्री होने के नाते सम्मान नहीं करता हूं? बिल्कुल करता हूं। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जी। इसलिए मैं ये छाती ठोक के कहता हूं कि हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बदनाम करने की जो ये साजिश है पंजाब को और पंजाबियत को, इलेक्शन के 1 महीने पहले ही क्यों बम चलने की बात होती है? ये जब 15-20 दिन रह जाते हैं तब ये बेअदबी की प्रयास क्यों होते हैं? क्योंकि ये वोट की पोलराइजेशन करनी है। ये एक कम्युनिटी को भय देके, लोकतंत्र अब भय तंत्र हो गया है। ये भय तंत्र हो गया है, ट्रोल तंत्र हो गया है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को भय देके उसकी पोलराइजेशन के लिए ये एक प्रयास है। लेकिन लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या मासूम जनता को बहकाया जा सकता है? क्या फायदा मिल सकता है इस बात का कि पहले ये था कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इसलिए मुझे वोट दीजिए, और अब पीएम खतरे में है। देश खतरे में से, हिंदू खतरे से अब पीएम खतरे में आ चुके हैं। ये सब प्रमाण उनको मिल गए जब 500 लोग उनकी रैली में आए। और बात आपको मैं बड़े क्लियरली बता दूं, पंजाब नानक के नाम पे जीता है। बाबा नानक, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। गुरुओं की विचारधारा पे चलता है पंजाब। इसलिए जब कोई एक धर्म को बाकी धर्मों से बड़ा बताने की कोशिश करता है, पंजाब उल्टा चलता है। पंजाब कहता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। और पंजाब में आदि अनंत दरबार साहब इस बात का प्रमाण है, गवाही देता है। 4 वर्णों को दरवाजे खुले हैं। साईं मियां मीर ने नींव रखी दरबार साहब की, और उसी गुरु ग्रंथ साहब जी में जो हमारे ईष्ट हैं, उसमें बाबा फरीद की बाणी है, उसमें नामदेव, विठल विठल कहने वाले नामदेव साहब की बाणी है। और एक आवाज गूंजती है वहां, एकस पिता एकस के हम बारिक, मानस की जात सब है एक पहचान वो। इसलिए पंजाब इन सब चीजों को नहीं मानता। पंजाब तब भी विद्रोह करता है जब बांटने का प्रयास होता है, वोट्स की पोलराइजेशन का प्रयास होता है। पंजाब सीधा खड़ा होकर कहता है हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहेंगे भी नहीं। इसलिए पंजाब डट के इस बात का विरोध करता है
पंजाब प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करता है और ये झूठे स्वांग का विरोध करता है। अच्छा हुआ आपने ये जिक्र कर दिया, जो जिस तरह की जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम सिख एक तरह से जो आपस में रिश्ते हैं कम्युनिटीज़ में, और पंजाब की क्या लेगेसी, क्या विरासत रही है, क्योंकि यहीं से मेरा अगला सवाल आता है आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी जिस तरह की तिरंगा रैलियां निकाल रही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है, पीएम के इस पूरे खतरे को लेकर, पीएम खतरे में है के एपिसोड को लेकर जो उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जहां पीएम को सुरक्षा मिलेगी बाकायदा, आप सोचिए कि ये स्टेटमेंट, और जिस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है जो पंजाब की पॉलिटिक्स अब तक रही है। ऐसा लगता है कि भारत के जो जिसे काऊ बेल्ट कहा जाता है, काऊ बेल्ट की पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन पंजाब तक लेकर आ रहे हैं, और 40% जो हिंदू आबादी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर उनकी नज़र है। क्या आप भी इस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को, कि वो जो लेगेसी है पंजाब की उससे अलग पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है, और क्या उन्हें इससे फायदा मिलेगा? रायट्स हुए दिल्ली में, एक कम्युनिटी के ऊपर तसिए हुए, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर पीठ दिखा के खड़ा था, क्यों नहीं गया वहां? तब दिखाना था ना तिरंगा, तब बात करनी थी ना। उचित को जान पे उस पे अमल ना करना कायरता है। आज ये बहादुरी यहां क्यों दिखा रहे हैं? जब नवजोत सिंह सिद्धू ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, जब नवजोत सिंह सिद्धू सैंड माइनिंग पॉलिसी लाया था, जब नवजोत सिंह सिद्धू शराब की नीति की बात करता था, केबल माफिया के साथ लड़ाई लड़ता था, तो आप थूक के चाटे। आपने पंजाब के सबसे बड़े तस्कर के आगे घुटने लगा के माफी मांगी, और आपने कहा कि मैं रिग्रेट दिखा रहा हूं। जिन लोगों को आप अंदर डालने की बात करते थे, आप उनके आगे लेट गए। झूठ की तो बात क्या है, आपने विक्रम मजीठिया से लिखत माफी मांगी। आज किस मुंह से आप ड्रग्स की बात करते हैं? आज किस मुंह से आप इस तिरंगे की बात करते हैं? आप पीठ दिखा के खड़े थे, आपने बिल्कुल सच का साथ नहीं दिया, आप बुजदिली दिखाई आपने। तो ये मैं बातें पूछता हूं। फिर दूसरी बात, ये जो मुखौटा लगाया है केजरीवाल साहब ने, इसको मैं जार जार करता हूं, इसको मैं तार तार करता हूं। नहीं सिद्धू साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मुद्दे तो हैं पंजाब के, लेकिन मैं जानना ही चाहती हूँ कि जो राष्ट्रवाद, अलग तरह का राष्ट्रवाद जो लेकर आ रहे हैं पंजाब में, पंजाब एक अलग तरह का, उसकी लेगेसी, एक विरासत रही है, और खासकर अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो एक हिंदू राष्ट्रवाद, एक रिलीजियस नेशनलिज्म को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पंजाब में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं उनमें जो उन्हें कामयाबी मिली है, उसे एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, उससे तो ये पता चलता है कि जनता को ये बात पसंद भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो पंजाब का है। उस चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से बीजेपी का राज था, बीजेपी का एमपी था, बीजेपी की ही कॉरपोरेशन थी, समझिए। हम पंजाब में 8 एमपी सीट जीते हैं, 78 एमएलए हैं हमारे, सारी कॉरपोरेशनें हमने जीती हैं। तो इसलिए ये कह देना कि वहां पे वो जीत हासिल की तो पता नहीं क्या होने वाला है। पिछली बार भी ये 50-50 लाख के जो सर्वे हैं, ये कहते थे कि 110 सीट आएंगी केजरीवाल साहब को, तो क्या बना फिर? 20 सीट पे रह गए सिमट के। सारा पंजाब केजरीवाल तेरे नाल। तो जब विधानसभा हुई तो मैंने कहा केजरीवाल केजरीवाल आ की बनया तेरे नाल, 15 सीटों पे सिमट के रह गए तुम। जैसे एक मुर्गी के पंख बिखरते हैं वैसे झाड़ू बिखर गया था। तो ये आप इतना समझ लीजिए कि ये पंजाब मॉडल भी सिद्धू के मॉडल को देख के इन्होंने रियलाइज किया कि हम दिल्ली मॉडल कर रहे हैं। पंजाब एक स्वाभिमानी सूबा है, पंजाब रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाला। तो ये आज नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पे पंजाब मॉडल बन गया, नहीं तो रट लगी हुई थी पिछले 1 साल से दिल्ली मॉडल, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। मैं कहता हूं इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो नीतियां हैं उसको लेकर देखिए, वो लोग भी जो गैर राजनीतिक हैं वो भी तारीफ करते हैं। एक मॉडल तो उन्होंने तैयार किया। मैं उनकी बाकी जो राजनीति है उसको समर्थन नहीं करती, लेकिन शिक्षा और हेल्थ के हिसाब से गरीब लोग खासकर काफी तारीफ करते हैं दिल्ली में उनकी। मैंने शिक्षा की बात भी नहीं की। मैंने क्या कहा? उन्होंने 8 लाख नौकरी दी थी, 440 दी, 440। ये उनका सबसे बड़ा प्लैंक था। फिर
उन्होंने सबसे पहले खेती कानून लागू किए, काले कानून। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू नोटिफाई इट। आज भी वो नोटिफाइड है। फिर यहां आके औरतों को 1,000 रुपया, जो 18 साल के ऊपर है, 4.25 साल पंजाब की याद नहीं आई। अगर उन्होंने एक भी महिला को 1,000 रुपया दिल्ली में दिया होता तो मैं उनका सम्मान करता। क्या आज उनकी कैबिनेट में कोई महिला है? क्या उनकी कैबिनेट में आज भी कोई पंजाबी है? क्या वो बता दें कि SYL पे उनका कोई स्टैंड है? हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। फिर पंजाब की पराली की निंदा करते हैं, कहते हैं जी पोल्यूशन फैला दी आपने, पंजाब वालों ने पोल्यूशन फैला दी। मैडम, मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं कि 45 लाख सवारी थी जब शीला दीक्षित जी ने ये संपन्न राज इनको दिया था, और वो CNG पे चलती थी। आज 25 लाख रह गई है। 6,000 बसों से 3,000 CNG की बसें रह गई हैं। 2% से 22% ग्रीन कवर दिल्ली में किया शीला जी ने। ये 22 को 23 नहीं कर सके। 3.5 फेज मेट्रो कंप्लीट की, 4 पूरे कंप्लीट नहीं हुए। यहां आके इन्होंने कहा कि मैं जितने भी प्रोफेसर मास्टर टंकियों पे चढ़े हुए हैं उनको नीचे उतारूंगा और मैं उनको सबको पक्का कर दूंगा। मैं इनके यहां दिल्ली में इनके घर के बाहर 22,000 प्रोफेसरों के साथ धरने पे बैठा। उन्होंने कहा कि हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा है इस आदमी ने। 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, डेली वेज पे ये टीचरों को तनख्वाह देता है। अब आप मुझे बताएं, ये सब कुछ बोल के पंजाब को कठपुतली बनाना चाहते हैं ये। और आज बड़े बड़े वायदे कर गए, 26 लाख नौकरी का प्रॉमिस करके गए। ये पहली बार नहीं, जब आए, वो तो कह रहे हैं कि कामयाबी इस हद तक पहुंचेगी कि कनाडा से लोग वापस आ जाएंगे। जो युवा कनाडा पहुंच गए वो भी पंजाब वापस आएंगे। चलिए, मैं सिद्धू साहब आपसे आप आखिरी कनाडा सवाल वालों से पूछना चाहती हूँ। पूछिए, आप कनाडा वालों से पूछिए कि जो ये पैसे वहां से लेके आए थे वो आज भी इनको गालियां दे रहे हैं, आज जी, भी इनसे हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि फिर वापस वहीं पर बात आ जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी भी इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं और जोश में है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो इंटरनल फाइटिंग है, आंतरिक कलह है, जो अकाली दल है वो अपने को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। तो काफ़ी हद तक जो आपका प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो पार्टी फिलहाल बनी हुई है, वो इस बात के ऊपर खुश है और जश्न मना रही है कि जो इन फाइटिंग है, जो आंतरिक कलह है, वही कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगी। मैं आपसे बिल्कुल साफ तौर पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके मन में इस बात को लेकर कोई इस तरह की, मैं कहूंगी, एक बदगुमानी है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं जीतने दूंगा? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं आपसे कि आप अपनी पार्टी के दुश्मन होंगे, लेकिन एक इन फाइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से खोखला तो नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी को? मैडम, पहली बात तो ये है कि जिस आदमी ने 10-15 ओहदे छोड़े हों, जिसने कभी ओहदे की चिंता ही ना की हो, जिसने सिर्फ एक गोल लेके अपनी हाईकमांड को कहा हो कि अगर सत्ता चाहिए, झूठ बेच के, स्वांग रचा के, सपने बेच के, तो सिद्धू नहीं है। लेकिन अगर एक पंजाब को कल्याणकारी स्टेट बनाना है, पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील करनी है, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, और पंजाब को इस कर्जे से निकालना है, तो सिद्धू का रोड मैप है। आप नींव में चिण देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। सिद्धू अपने भीतर ही इतना संतुष्ट है, किसी ओहदे से नहीं चलता है नवजोत सिंह सिद्धू, सिर्फ एक चीज से चलता है, बाबा नानक के फलसफे से। पंजाब में सरबत का भला होना चाहिए, हर आदमी को इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, किसान के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। हम कतार में आखिर का जो आदमी है, जब भी हमारी नीति बने तो हम आंख बंद करके सोचें कि वो कतार में जो आखिरी आदमी खड़ा है, क्या हम उसका भला कर रहे हैं? पंजाब में लड़ाई माफिया के साथ है। पंजाब में चेस्ट पंजाबी में कहते हैं या टांडिया वाली है नहीं या पांडिया वाली है नहीं। या तो ये माफिया राज पंजाब के नक्शे से मिटेगा या सिद्धू मिटेगा, दोनों में से एक नहीं रहेगा, ये तय है। और मुझे एक बात कहते हुए कोई भी गुरेज नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी इंसान के पास अगर है तो वो ना कहने की ताकत। मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और मैं बहुत बार ना बोल चुका हूं जहां मेरा जमीर गवाही नहीं देता।
जी हाँ, हमने रिकॉर्ड कर लिया है ये सब कुछ और ये दर्ज हो चुका है। दर्शक भी हमारे देखेंगे, वोटर भी आपका देखेगा। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतने बेहतरीन वक्ता हैं कि लगता है आपको सिर्फ सुनते ही चले जाएं। लेकिन समय की भी एक तरह से एक ज़रूरत है और फिर दोबारा आपका एक चुनाव से पहले एक बार फिर से हम इंटरव्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का थोड़ा असर कम हो तो पंजाब आकर देखें, जब आप वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हों लोगों के बीच में, आपको वहाँ आपका दोबारा इंटरव्यू किया जाए आपके लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत सिद्धू कि आपने हमें अपना समय दिया और आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। आरफा जी, जाने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी मां मुझे कहा करती थी, बेटा बड़े से बड़ा गुनाह करना, गुरु के पास जाना, तुझे माफी मिलेगी, लेकिन एहसान फरामोश मत बनना। जब सारा जमाना नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ था और मैं करतारपुर गया था, तो एक औरत बेबाकी के साथ सच बोल रही थी, वो आप थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, आपका धन्यवाद करता हूं और एहसान फरामोश नहीं हूं। दुनिया के सामने कहता हूं, आप सच की पहरेदार हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और बहुत सम्मान करता हूं। शुक्रिया सिद्धू साहब। और मुझे यहाँ पे ये भी ऐड कर लेने दीजिए कि जब मैं बात कर रही थी कि मैं पत्रकारों से बात कर रही थी, देखिए आपकी तरह मैं भी जो भारत पाकिस्तान के खासकर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मैं उसकी एक बड़ी समर्थक हूँ। और इसीलिए जब आपने ये कदम उठाया और खासकर कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से अलग जाके आपने जब ये कदम उठाया तो उसकी तारीफ करना बनती थी। और जब मैं पत्रकारों से बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि आपकी लोकप्रियता की बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि जो पंजाबी है, पंजाबी अपने बॉर्डर से बाहर पंजाबियत को सबसे ऊंचा और सबसे ऊपर समझता है और इसीलिए भारत का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके जो बेहतर रिश्ते हैं उसके एक वकील के तौर पर आपको देखते हैं और ये भी आपकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद अरफा जी। वंदे कहो, कहो मातरम। बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत, जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।